शिक्षा वह चाबी है जो हर एक इंसान के लिए अवसर के दरवाजे खोलती है। जी हाँ, ये वाक्य है एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिसने शिक्षा के दम पर हजारों वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे स्टीरियोटाइप को खत्म किया जिसमें महिलाओं को न तो पढ़ने लिखने का अधिकार था और न ही विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में शूद्रों, अछूतों और हर वर्ग की महिलाओं को लगभग सभी चीजों से वंचित रखा गया और उन्हें सदियों से एक मानसिक गुलाम बनाकर रखा जा रहा था। लेकिन 18वीं सदी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। सदियों से चले आ रहे रूढ़िवादी सिस्टम को चुनौती देते हुए माता सावित्री बाई ने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए जिसने उच्च वर्गों की नींद हराम कर दी। इसलिए समाज के उच्च वर्गों ने उन्हें रोकने के लिए हर तरीका अपनाया, जैसे उनके ऊपर गोबर, पत्थर, सड़े हुए अंडे फेंकना और गालियों की बौछार करना। हालांकि वह किसी भी चीज से डरी नहीं और समाज के उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जिन्होंने शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को कभी अपने बराबर नहीं समझा। लेकिन सावित्री बाई ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम उनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से महिलाएं आज पुरुषों के समान शिक्षा ले पा रही हैं? समाज में घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों का सामना उन्होंने कैसे किया? आखिर देश की पहली महिला टीचर होने और देश की महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली? आखिर क्यों उनके योगदानों को सीमित कर दिया गया और क्यों इतिहास लिखने वालों ने उनके साथ ज्यादती की? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी साल 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नाय गांव में एक माली समुदाय में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम खंडोजी नेवसे था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो शूद्र वर्ग से आती थी, यानी कि संविधान के अनुसार ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी। माली समाज से आने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को रोजमर्रा की जीवन में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। सदियों से चली आ रही परंपरा की वजह से महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है और जिनसे उनकी शादी होती है उनका नाम था ज्योतिबा फुले, जिनकी उम्र शादी के समय महज 12 से 13 वर्ष ही थी। ज्योतिबा फुले एक सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर, राइटर और एंटी सोशल रिफॉर्मर थे। शादी के वक्त सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि उस वक्त अपने देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, फिर चाहे वो छोटी जाति की महिला हो या फिर बड़ी जाति की। लेकिन शादी के बाद सावित्रीबाई की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, जिसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होगा। सावित्रीबाई काफी इंटेलिजेंट थी और बचपन से ही उन्हें पढ़ाई करने में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन समाज के रूढ़िवादी परंपरा के चलते वो चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी। उनके पति ज्योतिबा फुले समाज में एक बदलाव लाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों को झेला था। उन्हें पता था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो सबसे पहले लोगों को ज्ञान की ओर लेकर जाना पड़ेगा, खास करके समाज में सदियों से वंचित होती आ रही महिलाओं को। वे जानते थे कि अगर महिला शिक्षित होगी तो समाज में काफी तेजी से बदलाव होने की संभावना होगी। इसलिए उन्होंने अपने घर से इसकी शुरुआत की और समाज के घिसे पिटे नियमों को सीधे तौर पर चैलेंज किया। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को अपने घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। समय गुजरता गया और माता सावित्रीबाई ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। वो और उनके पति यही नहीं रुके क्योंकि अभी तो बस शुरुआत ही हुई थी। आगे चलकर उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल किया और अहमदनगर में स्थित MS फरार्स इंस्टीट्यूशन से टीचिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद वह न ही सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की पहली महिला टीचर बनी। अब यहाँ से उनका मकसद समाज की महिलाओं को ज्ञान की ओर ले जाना था। दोस्तों, सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले ने न सिर्फ उन्हें बल्कि अपनी कजिन सिस्टर सगुना बाई को भी पढ़ाया। खैर, अपने पति की मदद से सावित्रीबाई सगुना बाई के साथ मिलकर 1 जनवरी साल 1848 में पुणे के भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए हैरान कर देने वाला कदम था। हालांकि ऐसा करके उन्हें और उनके पति को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जी हाँ, इस कदम से पूरे इलाके में मानो जैसे आफत सी आ गई, क्योंकि यह कदम उन धर्म ग्रंथों के बिल्कुल खिलाफ था जिसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसलिए दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले को अपने ही समाज और घर से बेदखल कर दिया गया। दोनों ने ही घर से निकलना स्वीकार किया, लेकिन अपने काम को बंद नहीं किया। वैसे सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के ऊपर सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों ने काफी अत्याचार किए, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए समाज में दिए गए उनके योगदानों को समझ लेते हैं। कहानी में वापस आए
तो घर से निकाले जाने के बाद दोनों ही पति पत्नी को ज्योतिबा फूले के एक दोस्त उस्मान शेख ने अपने घर में जगह दी, जहां सावित्रीबाई और उनके पति ने उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख को भी एजुकेट किया, जिसके बाद वे भी उनके इस मुहिम में जुड़ी और इस तरह वह मुस्लिम समाज की पहली महिला टीचर बनी। उस्मान शेख और फातिमा शेख ने उन्हें और ज्योतिबा फूले को सिर्फ अपने घर में रहने की जगह नहीं दी, बल्कि स्कूल खोलने के लिए अपनी जमीन भी दी। साल 1852 तक माता सावित्रीबाई ने 3 स्कूल खोला, जिसमें करीब 150 से ज्यादा बच्चियों ने एडमिशन करवाया। इससे एक बात तो साबित होती है कि सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर जो कदम उठाया था उसमें उन्हें कामयाबी भी देखने को मिल रही थी। लेखिका दिव्या कंदुकुरी के अनुसार फूले के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टीचिंग मेथड को सरकारी स्कूलों से कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता था, जिसके चलते सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे लड़कों की संख्या के मुकाबले सावित्रीबाई के स्कूलों में लड़कियों की संख्या अधिक थी। यही कारण है कि 16 नवंबर साल 1852 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फूले परिवार को एजुकेशन के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही सावित्रीबाई को बेस्ट टीचर के रूप में नामित किया गया। हालांकि साल 1858 में कई परेशानियों की वजह से तीनों स्कूलों को बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। समाज से लड़ते हुए सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने 18 स्कूल और खोले, जिसमें सभी जाति की लड़कियों को पढ़ाया। इसके अलावा सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने साल 1863 में बाल हत्या प्रबंधक गृह नाम से एक केयर सेंटर भी शुरू किया। इस सेंटर को शुरू करने का उद्देश्य गर्भवती महिला, विधवा और रेप से पीड़ित महिलाओं के बच्चों की सुरक्षित रूप से डिलीवरी कराना था। जरा आप सोचिए, ये आज की बात नहीं बल्कि 150 साल पहले की बात है और सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कदम को उठाया था। इतना ही नहीं, समाज को एक नया संदेश देने के लिए उन्होंने एक विधवा महिला के बच्चे को गोद भी लिया, जिसका नाम यशवंत राव था और वह बड़ा होकर एक डॉक्टर बना। उस वक्त बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी थी, जिनके खिलाफ माता सावित्रीबाई ने एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया। धर्म ग्रंथों के अनुसार कम उम्र की जिन लड़कियों के पति की मृत्यु हो जाती थी उन्हें वापस शादी करने का अधिकार नहीं था और इसे समाज का एक बड़ा इशू मानकर उन्होंने विधवा हुई बच्चियों की दोबारा शादी कराने के लिए लोगों को एजुकेट किया। समाज में फैले जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर समाज के अपर कास्ट से संघर्ष किया और अपने घर में कुआं खुदवाया ताकि उन लोगों को पानी पीने का मौका मिले जिनकी परछाई से भी सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। 24 सितंबर साल 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित सोशल रिफॉर्म सोसाइटी सत्य शोधक समाज के साथ भी वो जुड़ी रही, जिसका काम शूद्रों, दलितों और महिलाओं को समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से आजादी दिलाना था। और जब 28 नवंबर साल 1890 में उनके पति की मृत्यु हो गई, तब चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने ही आगे इस कारवां को संभाला। ये तो रहे उनके द्वारा दबे कुचले और अछूत कहे जाने वाले लोगों के उद्धार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, लेकिन क्या आपको पता है इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्होंने बड़ी जातियों से कितना अपमान और अत्याचार सहा? सावित्रीबाई फूले के समय न तो अपर कास्ट के लोग शूद्रों और अछूतों का भला चाहते थे और न ही किसी को उनका भला करने देते थे। जब सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उन्हें पढ़ाने का फैसला किया तो न सिर्फ उच्च वर्गों के पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी उनका विरोध किया। जब भी वो पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें रास्ते भर उच्च वर्गों की महिलाओं द्वारा यह कहकर गालियां दी जाती थी कि वो उनका धर्म भ्रष्ट कर रही हैं। उनके ऊपर कीचड़, गोबर, सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंके जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया क्योंकि वो समाज में बदलाव लाना चाहती थी और न ही सिर्फ निचली जातियों की महिलाओं बल्कि उच्च वर्ग की महिलाओं को भी जागरूक करना चाहती थी, क्योंकि एक औरत होने के नाते उन्हें एहसास था कि उच्च वर्गों के लोग महिलाओं को कितना सताते आए हैं। वहीं मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को आजादी बिल्कुल ही नहीं थी। जब वह पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलती थी तब साथ में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर निकलती थी ताकि खराब हुई साड़ी को बदल कर वह स्कूल में पढ़ा सके। जरा सोच कर देखिए कि उनके ऊपर क्या बीती होगी और वो सभी मुश्किलों का सामना कैसे करती होंगी। वो चाहती तो हार मानकर बैठ जाती, लेकिन उन्होंने समाज के उन लोगों के उद्धार के लिए अपमानित होना चुना जिन्हें सदियों से गुलाम बनाकर रखा जा रहा था। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले न सिर्फ एक टीचर और सोशल रिफॉर्मर थी बल्कि वो एक अच्छी लेखिका और कवित्री भी थी। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने साल 1854 में काव्या फूले नाम से एक किताब पब्लिश किया जिसमें 41 कविताएं थी और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर नाम से एक और किताब पब्लिश किया। गो गेट एजुकेशन शीर्षक से उन्होंने एक कविता लिखी जो महिलाओं के लिए काफी इंस्पिरेशनल थी और आज भी है। इसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा हासिल करके खुद को सभी बंधनों से मुक्त करने की सीख दी।
हालांकि दुख की बात यह है, उन्होंने समाज के दबे कुचले और खासकर महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन उन्हें उतनी अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। नए भारत का इतिहास लिखने वालों ने उनके साथ ज्यादती की, उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने दूसरों की मदद की। जी हाँ, साल 1897 में जब बुबोनिक प्लेग की महामारी फैली, तब भी उन्होंने महामारी से पीड़ित लोगों की मदद की। महामारी से पीड़ित एक बच्चे को पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाने के दौरान उन्हें भी प्लेग हो गया और इस तरह प्लेग से ग्रस्त होने की वजह से 10 मार्च साल 1897 को 66 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। भले ही सावित्रीबाई आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो मर कर भी अमर हो गई। दोस्तों, आज भी सावित्रीबाई फुले को सिर्फ देश की पहली महिला टीचर के रूप में ही जाना जाता है, जबकि समाज में उनका योगदान मात्र यहीं तक सीमित नहीं था। अगर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर वह ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज भी देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी नहीं होती। लेकिन आज की ज्यादातर लड़कियां उनका एहसानमंद न होकर शिक्षा की देवी कही जाने वाली सरस्वती को ही सब कुछ मानती हैं। वैसे इसमें कुछ बुरा नहीं है, संविधान के अनुसार उन्हें जिसे मानना है उसे माने, लेकिन महिलाओं के उद्धार के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले का। उनसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीखना ही चाहते हैं तो आपको उनसे निडर होना, मुश्किलों का डट के सामना करना, कभी हार न मानना और लगातार सीखते रहना जैसे लेसन्स को सीखना चाहिए। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि समाज में उनके द्वारा किए गए योगदानों के बारे में अपने लोगों को जागरूक करना हमारी भी जिम्मेदारी है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको द रियल हिस्ट्री की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।